बहराम खान हवेली में दाखिल हुआ तो चारों अतराफ में सन्नाटा था, और शुक्र ही था, कम से कम उसे किसी की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। तेज तेज कदम उठाता सियाह लिबास में इस वक्त सियाह रात का ही हिस्सा लग रहा था। चेहरे पर करकतगी तो जैसे अब हर वक्त रहने लगी थी। पुरकशिश मगरूर नकूशों में जैसे किसी के लिए भी रियायत ना थी। वो अपने कमरे की जानिब आया और दरवाजा खोला। उसके जबड़े तने, दिमाग में गुस्से का ग्राफ ना जाने कहाँ पहुंचा। उसने नफरत से एक नजर सामने बाथरूम के दरवाजे से बाहर आते वजूद को देखा। उससे नफरत वो हर पल हर सांस के साथ कर सकता था। जरिश का वजूद कमरे में उसे खड़ा पाकर यकदम कांप उठा। हालत ऐसी बुरी हो गई कि अपनी टांगों पर खड़ा होना अब तक का मुश्किल तरीन काम लगा। 2 कदम लेता वो उस तक पहुंचा। वो रो देने को हुई थी। उसके दुपट्टे में छुपे बालों को झपट कर ऐसे बुरी तरह झंझोड़ा कि उसका सर चकरा कर रह गया। वो सिसक उठी। धान पान सी वो उसके वजूद के सामने तो जैसे नन्ही सी डरी सहमी गुड़िया मालूम हुई, जो 2 महीने से ये सितम सह रही थी। जरिश का कांपता वजूद उसकी कुर्बत पर मजीद कांप उठा। उसके बदन से उठती क्लोन और सिगरेट की महक उसको अजीब हालत से 2-4 कर गई। वो तनफ्फुर से वापस चलता अपने बिस्तर पर बैठा और जरिश को देखने लगा। अब वो कांपते हाथ से अपने आंसू पोंछ रही थी, जबकि बहराम बिस्तर पर पीछे गिर गया। उसने चौंक कर उसकी जानिब देखा। ना जाने उसे क्या हुआ था। वो परेशान हो उठी थी, मगर उसको छूने की इजाजत उसकी इजाजत के बगैर नहीं थी। वो खौफ से लड़सती उसके पास बैठी। कांपते हाथ उसके जूते उतार रहे थे, और अभी वो उसके बाजू को छूती, बहराम ने उसका वही हाथ थाम कर मोड़ दिया। जरिश को तकलीफ तो बहुत हुई, इसलिए घबराहट में पूछ बैठ, साईं, खाना लाऊं? वो बेबसी से अपनी कलाई में उसकी उंगलियां गड़ती देख रही थी। सिर्फ तुम दफा हो जाओ, वो सर्द लहजे में बोला, और साथ जरिश का हाथ भी छोड़ दिया और दोबारा आंखें बंद कर ली। वो कितना खूबसूरत था, इतना मुकम्मल, मगर उसका नहीं था। वो उठी और सर झटकते खामोशी से बाहर निकल आई। हवेली में पर्दे का खास एहतमाम किया जाता था, मगर तब जब सिर्फ दाजी या बीजान हॉल कमरों में होते। इसके अलावा सब अपनी मनमर्जी करते। वो कमरे से बाहर आकर हॉल में सोफे पर सुकड़ कर बैठ गई। उसे गुज़िश्ता 2 महीने पहले की वो घड़ी याद आई जिसमें वो बहराम खान के निकाह में दे दी गई थी। उसने आंखें मूंद ली। दाजी, आप हमें हमारी मर्जी करने दें। उसकी धार सुनते ही सब इकट्ठे हो गए। मर्दान खाने की जालियों पर औरतें कान लगा चुकी थी। अपने खानदान की लड़कियां मर गई हैं जो बाहर से उठा कर लाएं। बेहतर जानते हो, हमारे खानदान में गैर जात की कोई औरत नहीं आ सकती। उनकी कड़कती आवाज में रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं थी। हमें फर्क नहीं पड़ता इन रस्मों रिवाजों से। हमें शादी करनी है अपनी मर्जी अपनी पसंद से। वो भी दूबदू हुआ। इससे पहले कि वो वहां से निकलता, दाजी की आवाज गूंजी, दुर्राब खान। दाजी ललकारे, हुक्म बाबा साईं। अगर बहराम खान इस हवेली की दहलीज उस बदबख्त लड़की के लिए पार करे तो जैनब को तलाक देकर उसके साथ रवाना कर दो। इस बदबख्त को जन्म देने वाली आखिर वही है। वो बोले तो लहजों में चट्टानों की सी सकती थी। बहराम के पांव जैसे जमीन ने जकड़े। वो एरियों के बल पलटा। दाजी मबहम सा मुस्कुरा दिए। वो अपनी माँ से उनके नजदीक जरूरत से ज्यादा अटैच था, तभी उन्होंने ये वार किया था। जबकि जन्नान खाने में खरी वो सिसक उठी। इस उम्र में तलाक का दाग। बहराम कुछ ना बोला, बस उन्हें घूरता रहा। बताओ खान, क्या फैसला है? दाजी बोले। बहराम मारे गुस्से के अपनी फूली सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था कि नहीफ सी आवाज उभरी, बहराम बेटा। पुरनम उस आवाज उसकी माँ की ही थी। उसने जोर से आंखें मीच ली। हमारे सफेद बालों की लाज रख लो। वो बोली नहीं, सिसकी थी। बहराम का बस नहीं चला कि सब कुछ तबाह व बर्बाद कर दे, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। ना अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो सकता था। वो कुछ सोचता हुआ तन फन करता वहां से चला गया, जबकि पीछे दाजी ने
जन्नान खाने से देखती ज़ैनब के सर पर हाथ रखा। तुम हमें अजीज हो। वो बस इतना ही बोले तो ज़ैनब ने सर हिलाया और यूं ज़रिश ने बहराम खान के पाँव में पड़ने वाली बेड़ियां देखी और वो खुद भी हट गई। अगले रोज ही वो हवेली से निकल चुका था। वो सोच चुका था रुआ से शादी करके उसे शहर में घर लेकर रखेगा। रुआ के ऑफिस के बाहर गाड़ी रोककर वो निकला और अंदर दंदनाता हुआ गया। वो अपने काम में मगन थी। बहराम ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचकर बाहर ले आया। बहराम, ये क्या हरकत है? वो गुस्से से बोली। अगर मैं भी यही पूछूं ये क्या हरकत है? कह चुका हूं छोड़ो इस नौकरी को, फिर भी। वो गाड़ी में उसे पटकता बोला तो दुआ ने मजीद गुस्से से उसे देखा। मैं भी तुम्हें कह चुकी हूँ बहराम, जिस दिन मेरे घर तुम्हारे घर वाले रिश्ता ले आएंगे मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। प्लीज बहराम कुछ करो, सब मेरे रिश्ते के पीछे पड़े हैं। वो नम आवाज में बोली। बहराम उसे आहिस्ता आहिस्ता तमाम हालात बताता गया, जिसे दुआ डुबडुबाती आंखों से सुनती गई। मतलब हम एक नहीं हो सकते? दुआ फीका सा हंसी। दिल किरची किरची हुआ था। मैंने ये कब कहा हम निकाह करेंगे और मैं तुम्हें? बिल्कुल नहीं बहराम, उसने उसकी बात काटी। मैं वो लड़की नहीं हूं जो छुप कर निकाह कर ले। और भले हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं, मगर बहराम खान इज्जत है खानदान में, माशरे में। भागी हुई लड़की कहलवाना चाहते हो मुझे? वो रोने लगी। दुआ तुम जानती हो ना हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। समझने की कोशिश करो। दाजी बिल्कुल जिद पर अड़े हैं। वो उसको समझाने की कोशिश करने लगा, मगर दुआ ने उसके हाथ से अपना हाथ निकाल लिया। मैं भी तुम्हें पहले रोज ही बता चुकी हूँ, मैं पूरी इज्जत से तुम्हारी जिंदगी में शामिल होना चाहती हूँ। उसने फिर कहा। दाजी नहीं मानेंगे। वो बेबस हुआ। तो फिर एक दूसरे को भूल जाने में बेहतरी है, वो डुबडुबाई नजरों से बोली। वो बहराम बेचैन हुआ। मुझे जाना है। दुआ बाहर निकलने लगी। बहराम का अजली गुस्सा ऊट कर आने लगा। कोई मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए मुझसे निकाह करना, वो उसकी कलाई चक्कर कर बोला। हाथ छोड़ो बहराम, मुझे तकलीफ हो रही है। दुआ के गाल पर आंसू फिसला। मुझे भी तकलीफ हो रही है तुम्हें इस बेरुखी से बहराम की, तुम्हारी इस बेरुखी से। बहराम की आंखें इल्तिजा कर रही थी। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। दुआ सिसक कर गाड़ी से निकली तो बहराम हाथ मार कर रह गया। वो कौन सा अंदाज नहीं था जिससे बहराम खान ने दाजी को या दुर्राब खान को मनाने की कोशिश ना की थी, मगर वो एक बात गैर बरादरी की लड़की की रट लगाए हुए थे। बहराम इन कुछ दिनों में बिल्कुल कबला कर रह गया था और हवेली का कौन सा शख्स नहीं था जो उसकी हालत से वाकिफ ना हो। दाजी अपनी जिद पर अड़े थे और बहराम अपनी। और फिर एक रोज दाजी ने उसकी शादी का शोशा छोड़ दिया, और वो भी ज़रिश से। वो बहराम खान से 10 साल छोटी थी और दुर्राब खान के छोटे भाई अफजल खान की अकलौती बेटी थी। बहराम तो इस इफ्ताद पर हत्ते से उखड़ा, मगर दाजी ने उसकी माँ को मोहड़ा बनाकर उसको ऐसे शिकंजे में झगड़ा कि वो फड़फड़ा भी ना सका, और जबरदस्ती की बुनियाद पर ज़रिश खान को बहराम खान के निकाह में दे दिया गया। किसी ने भी ज़रिश से पूछने की सहमत नहीं की थी कि वो क्या चाहती है। उसे बस हुक्म हुआ और उस पर हुक्म मानना फर्ज था। बहराम निकाह होते ही हवेली से गायब हो गया। ये निकाह जल्दबाजी में किया गया और दाजी ने सिर्फ वलीमे का ऐलान किया। वो दिन था बहराम खान सिरे से बदल गया। माजी के यादों में खोते एक और रात ज़रिश ने वहां हवेली के हॉल में गुजार दी। बहराम की जब सुबह आंख खुली तो कमरे में अंधेरा जबकि हल्की फुल्की ठंडक का एहसास था। उसने इर्द गिर्द देखा तो ज़रिश का वजूद कहीं नजर नहीं आया। बहराम का दिमाग घूमा। वो एक झटके से उठा और बालों में हाथ फेरता बाहर निकला। इसकी जुर्रत भी कैसे हुई कि वो उसके उठने से पहले वहां से निकले भी। वो दंदनाता हुआ जन्नान खाने की तरफ बढ़ा। ज़रिश, वो जन्नान खाने के हॉल में खड़े होकर धारा। चेहरे पर उलझन भरे तासुरात थे। वो वहां रुका नहीं था, अपने कमरे में चल दिया। जी साईं। ज़रिश कमरे में आई तो बहराम ने खींच कर एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। ज़रिश खानम, अपनी औकात से बाहर निकल रही है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी इजाजत के बगैर कमरे से निकलने की? वो उसको बुरी तरह झंझोरता चीखा। ज़रिश को अपने कान सुन होते महसूस। खुफत से वो बुरी तरह सिसकी। बहराम ने उसके बालों को झंझोड़ा। वो सिसकती हुई खौफ के जेरे असर बोली, माफी चाहती हूँ साईं। वो रो देने को थी, माफी बर वक्त मांग ली कि शायद वो माफी कर दे।
تھی بھی تو नाजुक सी, मगर उसकी सारी नजाकत बहराम खान खत्म कर रहा था. ये क्या बेहूदगी है, हर वक्त बहराम लाला इसी तरह करते हैं, मुझे समझ नहीं आती ज़रिश आखिर ये सब बर्दाश्त क्यों करती है. बस करो, अमीना खानम ने उसकी कैंची की तरह जलती जबान को बंद करने के लिए डपटा. बीजान मुस्कुराती नजरों से उसके सुर्ख चेहरे को देखने लगी. ज़रिश के साथ जो हुआ उनका भी दिल करता था. वो तासुफ से ज़रिश को सोच कर रह गई. मोड़े, आप यूं चुप करा रही हैं, कभी चाची के गम का सोचें, वो किस कदर तकलीफ महसूस करती होंगी. और ज़रिश, वो तो शुरू से डरपोक थी. वो गुस्से से छोटी सी नाक सुकेर कर बैठ गई. उरूब खानम, इतना गुस्सा अच्छा नहीं. बीजान ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा ताकि माहौल का असर कम हो. मगर सबका ज़रिश के लिए दिल कटता था. जबकि उरूब अब झंझला कर उठ गई. सफेद पजामे पर घेरदार फ्रॉक पहने, बड़ा सा दुपट्टा लिए वो मुकम्मल खूबसूरती का शाहकार थी. मगर गुस्सा नाक पर हर वक्त धरा रहता. बालाज साईं, बहुत अरसा हुआ शॉपिंग भी नहीं कराई. सितारा ने उसके चेहरे पर अपनी मखरूती उंगलियां चलाई. बालाज ने उसकी तरफ देखा जो किसी शरीफ की नजर में बेहुदा लिबास में उस पर तकरीबन लेटी हुई थी. बालाज दिन भर से उसके फ्लैट पर था और अब शाम ढलने लगी थी. वो हवेली जाना चाहता था. उसने कोई जवाब ना दिया तो सितारा एक बार फिर बेहूदगी पर उतरने लगी. मगर शायद अब बालाज खान उकता चुका था और अभी वो इससे पहले उसे झड़कता उसका फोन बजने लगा. हाँ बोलो. उसने खुद को आईने में देखा. पुरकशिश नकूश में मामूली सा गुस्सा घुला मिला था. खान, प्रेस, मीडिया, पुलिस बाहर हैं. उसका खास मुलाजिम हिचकिचा कर बोला. बालाज का दिमाग भग से उड़ा. क्या मतलब है? आज से पहले तो ऐसा ना हुआ. वो चिंगाड़ा. आपको वहां से जल्द से जल्द निकलना होगा वरना बहुत गलत. उसने मोबाइल बंद किया और चेहरे पर हाथ फेरा. अगर उसका वजूद यहाँ देखा जाता तो दाजी की सियासत समेत इज्जत दो कौड़ी की रह जाती, जबकि उसकी इज्जत को भी दाग लगते. उसे यहाँ से निकलना था और इस मीडिया का बैंड तो वो बाद में बखूबी बजाएगा. वो सोच चुका था. वो सितारा पर एक गलत नजर डाले बगैर दरवाजा खोल कर निकला. नीचे से आवाजें आ रही थी. यहाँ बहराम खान मौजूद है. आप देख सकते हैं नाजरीन, सरदार सिकंदर खान का पोता जो सियासत में औरतों के हुकूक के लिए कदम रख रहा है, जिसकी पहली तकरीर ही औरतों के हुकूक पर थी. वो आदमी इस मशहूर मॉडल सितारा के साथ इनके फ्लैट में मौजूद है और जिसकी नज़र में औरत की वैल्यू सिर्फ एक बिस्तर तक हो, वो माशरे की औरतों को किस निगाह से देखेगा. किसी की तेज बारीक फिंकारती हुई आवाज पर उसके आईब्रो उचक गई. उसने ग्रिल से पुलिस एहलकार और मीडिया को देखा और निगाह उस तेज तरार लड़की पर गई. आई विल किल यू, वो कुर्राया, मगर उसकी शक्ल भी देखना चाहता था. ब्लू जीन्स पर पिंक कुर्ते में पोनी टेल किए वो लड़की काफी पुरकशिश थी, मगर अल्फाज काफी जहरीले थे. कुर्बान जाऊं इस हुस्न पर. वो आंखों में गहरी चमक लिए बोला. मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी खबर गलत है. तुम सोच नहीं सकती ये लोग तुम्हें उल्टा लटका देंगे. फारिस की जलाई हुई आवाज पर शानजे ने उसकी जानिब देखा. मेरी इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं हो सकती. वो कल का आया लड़का अवाम को उल्लू बना दे. बालाज जो इनके पीछे रूम में ही खड़ा था, उसकी कल का आया सुनकर उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट अपनी छाप छोड़ गई. पुलिस पूरे फ्लैट को छान चुकी थी, मगर बालाज खान उन्हें कहीं ना मिला था. फारिस पर एसएचओ चढ़ दौड़ा. किसी शरीफ इंसान पर इल्जाम का आपको कोई हक नहीं, बस सहाफत की ताकत इस्तेमाल करते हैं. फारिस उसकी खुशामद करने लगा, जबकि शान से ऊपर जाती सीढ़ियों को घूर कर रह गई. वो जानती थी वो आदमी यही है. वो आगे बढ़ती कि किसी ने उसे पेट पर बाजू हायल करके अपनी तरफ खींचा. साईं, ऊपर कमरे में नीम मुर्दा सी सितारा के पहलू की सलवटें बता देंगी कि बालाज खान वहीं था. भला आपकी जैसी नजर इन 2 टके पुलिस वालों के पास कहाँ. वो उसके कान में जहर उंडेलता उसे धक्का देकर वहां से गायब हुआ था. वो मुट्ठी पर हाथ मार कर रह गई. बाल बाल बचे हो आज तुम. अगर दाजी को इस बात की भिनक भी पड़ी तो बेटे तुम तो गए काम से. मुराद ने उसकी जानिब देखा, जिसका कहका गाड़ी में गूंजा. होठों में सिगरेट दबाए बालाज ने मुराद की तरफ देखकर आंख दबाई. ये बाल बाल बचना क्या होता है मुराद साहब, हम तो हर बार बच निकलते हैं. पुलिस हमारी जेब में है. वो दिलकशी से हंसा. मुराद भी हंस दिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी.
जबकि मुराद ने भी पुरजोश होकर नारा लगाया, जियो बालाज खान, दस्तार कल बहराम खान के सर पर सजेगी। सिकंदर खान तनफ्फुर से कहते खड़े हुए कि बालाज खान बाहर से अंदर मर्दान नखाने की तरफ आता अपने गालों के डिंपल की नुमाइश करता अंदर दाखिल हुआ और उनके सीने में समाया। ये लाड भी सिर्फ बालाज खान के वो उठाते थे, जबकि आज तक उन्होंने अपने तीनों बेटों को भी सीने से नहीं लगाया था। वो अपने सबसे छोटे पोते के दीवाने थे। वहां सब खामोशी से बैठे इन दादा पोते की मोहब्बत देख रहे थे, जबकि इन सब में बहराम खान मौजूद नहीं था। उनके बकौल एक खानजादे को सिर्फ बालाज खान जैसा होना चाहिए, वरना वो खानजादा ही नहीं। उसकी आदत, उसका नखड़ा, उसकी बदतमीजी क्या नहीं था जिस पर सिकंदर खान फिदा थे। उनकी इसी मोहब्बत से बहराम खान, जो उनका सबसे बड़ा पोता था, उसे बालाज खान से चिढ़ थी। जरिश से नफरत की एक वजह यह भी थी कि वो बालाज खान की बहन थी। सिर्फ वो अपनी मोड़ों के हाथों मजबूर हुआ था और इस मजबूरी का साथ निभाते आज उसे 2 महीने हो चुके थे। और अगर कोई ये कहता कि बहराम खान ने इस मजलूम जान पर इन 2 महीनों में बेपनाह सितम तोड़े हैं, तो ये कहना गलत नहीं था। बालाज खान को सीने से लगाकर ताजी का दिल जैसे ठंडा हो गया, सीना फखर से चौड़ा हो गया। दस्तार का असल हकदार तो मेरा लाडला है, बस दस्तूर का पास ना होता तो इस नाअंजार को कभी मुंह ना लगाते। वो मुंह बिगाड़ कर बोले तो बालाज खान हंस दिया। दाजी, ये दस्तार, गद्दी, इन सब जमेलों में नहीं पड़ना अभी मुझे। वो मुस्कुराए, मगर खान, हमारी एक ख्वाहिश तो तुम्हें अभी पूरी करनी है। दाजी का हुक्म सर आंखों पर, मगर मेरी बात की पूरी पूरी अहमियत होगी। वो उंगली उठाकर जैसे उन्हें वार्न कर रहा था, और यही बात तो उनका दिल जीत लेती थी। लिहाज वो उनका भी नहीं करता था। हमारे खान पर दाजी कुर्बान। वो उसकी पेशानी चूमते इर्द गिर्द देखने लगे। सब खामोशी से ये मिलन देख चुके थे। मीडिया और प्रेस को भी बुलाओ अरबाज खान, हमारे खान सियासत में आएंगे। उन्होंने उसका शाना थपथपाया। मैं फ्रेश हुआ हूं। उसने उनकी तरफ देखा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ। सिकंदर खान भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। बहराम खान को कल दस्तार बांधी जानी थी, मगर उसने कमरे से बाहर निकलना भी जरूरी नहीं समझा। वो यूं ही कमरे में लेटा टीवी पर टॉक शो देख रहा था, जबकि पूरा दिन हो गया था। जरिश भी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। जब वो होता, उसको कमरे से हिलने तक नहीं देता था। उसका सख्ती से हुक्म था कि जरिश इसके सामने सारे काम अपने हाथों से करे। हालांकि हवेली में काम करने के लिए मुलाजमीन थे, मगर उस शख्स ने जरिश पर अपने सारे काम थोपे हुए थे। अभी भी वो उसके कपड़े वॉशरूम में धो रही थी। उससे भी उसको कोई मसला नहीं था अगर बहराम उसे इज्जत और मोहब्बत के चंद बोल से नवाज दे। कपड़े धोते हुए उसे कल रात हुए अपने साथ बहराम के वहशियाना सलूक पर जी भर कर रोना आया। उसकी कलाई पर बेवजह जख्म थे, जिन पर सर्फ लगने से जलन का एहसास बहुत बढ़ रहा था। उसका कसूर क्या था? उसे ऐसी सजा क्यों मिल रही थी? ये वो सवाल थे जिनके जवाब उसको ढूंढने से भी ना मिलते। सुर्ख आंखों को साफ करके जरिश ने बाहर की तरफ देखा। अगर उसे ज्यादा देर लग जाती तो यकीनन वो शख्स नया हंगामा शुरू कर देता। उसने उसकी आखिरी शर्ट भी धोई और स्पिन करके उसने टोकरी में कपड़े रख दिए। एक बार धूप भी लगाना जरूरी था। कल वो मुलाजिम से छत पर कपड़ों को धूप लगवा देती। अभी तो खैर रात थी और सवात का मौसम सदाबहार ठंडा खुशगवार था। उसका बिल्कुल भी बाहर जाने को दिल नहीं था, मगर निकलना तो था। इन्हीं गीले कपड़ों से वो बाहर आई, क्योंकि वार्डरोब तो बाहर थी। उसके बाहर निकलते ही बहराम ने उसको तिरछी निगाहों से देखा। जरिश ने उसकी जानिब नहीं देखा था। उसके चेहरे पर अब तक उसके थप्पड़ का नीला निशान था। बहराम ने एक पल के लिए खुद को मलामत किया, मगर अगले ही लम्हे उसने वो ख्याल चटक दिया कि उसका भी कोई कसूर ना था। जरिश कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। जब वो वापस आई तो नाइट ड्रेस में थी। ये बहराम खान का हुक्म था कि वो रात में नाइटी पहना करे। ये नाइट ड्रेसेस बहराम खुद ही उसके लिए लाया था, जिन्हें देखकर जरिश के जिस्म का सारा खून शर्म के मारे चेहरे पर आया था। वो सोफे पर आकर बैठी। उसका दिल अपने मोड़े से मिलने के लिए मचल रहा था। वही तो थी जो उसके जख्मों पर मरहम रखती थी। वो उंगलियां चटखाने लगी तो बहराम ने जिद होकर उसकी तरफ देखा। क्या चाहती हो?
उसने खुद ही पूछा, मगर लहजा बला का करक था। जरिश ने उस पर निगाह डाली। नाइट गाउन में वो किस कदर खूबसूरत लग रहा था। अगर इसकी मोहब्बत वफा जरिश के नाम होती तो यकीनन वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत होती। बहराम ने आईब्रो उचकाई। पागल हो गई हो खानम, आ जाओ इधर, दिमाग दुरुस्त कर देता हूँ। उसने शिनेल की शीट हटाई। जरिश का दिल बैठ गया। नहीं, वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो उससे दूर जाना चाहती थी। उसके गले में आंसू फंसने लगे, मगर इसकी इतनी जरूरत नहीं थी कि जब बहराम खान उसे खुद बुलाए तो वो वहां से भाग जाती। काश वो ऐसा कर सकती। काश उसकी जिंदगी पर उसका हक होता। काश वो उरूब की तरह बहादुर होती। वो उठी। आंखों के गोशे सुर्ख हो गए। आंसुओं ने बेपनाह जलन कर दी। कदम मन मन भारी हो गए और वो उसके पास बिस्तर पर आ गई। बहराम ने उसकी कलाई पर, फिर चेहरे पर लगे जख्मों को देखा। ना जाने किस तरह उसका हाथ, उसकी उंगलियां उसकी कलाई के जख्मों को सहलाने लगी, मगर जरिश को मजीद तकलीफ होने लगी। जरिश खानम, ये चक्कर क्या है? जब आती हो ऐसे रोती हो जैसे पहली औरत हो दुनिया की जिसका शौहर। वो रुका, उसकी तरफ देखा। नहीं साईं, ऐसा तो कुछ नहीं। उसने अपने आंसू को बेदर्दी से रगड़ डाला और सर झुका गई। बहराम ने उसके नाइट गाउन की डोरी खोलकर गाउन रिमूव किया। अब वो सिर्फ स्लीवलेस नाइटी में उसके सामने थी। जरिश का चिड़िया सा दिल उछलकर जैसे हलक को आया। मगर हमें दाल में कुछ काला लगता है। क्यों खानम? बहुत मर्द हैं यहाँ, कहीं किसी पर दिल विल तो नहीं फेंक बैठी? बिस्तर में सिरकते हुए उसको अपने साथ लिटाते वो अपने लफ्जों से उसकी रूह को कई टुकड़ों में तकसीम कर रहा था। बाखुदा साईं, आपके सिवा कोई नहीं। जरिश ने अपने आंसुओं से झंझलाकर आंखें रगड़ी। बहराम ने उसकी गहरी आंखों में सुर्ख डोरे देखे। वो जानता था ये वो लड़की है जिसकी आंखों में बहराम खान के सिवा किसी का अक्स नहीं चमका था। हाँ, वो जानता था वो उससे मोहब्बत करती है। उसकी मासूम आंखें, उसका चेहरा, मैदे की सी रंगत लिए छोटे छोटे तीखे मासूम नकूश, वो किसी भी शख्स के दिल की धड़कन बन सकती थी, मगर बहराम की दुआ के अरमानों का खून थी। बहराम ने उसके नाजुक मोमी हाथों को अपनी आंखों पर रखकर सुकून से आंखें बंद की, जब अचानक किसी का अक्स आंखों के आगे लहराया। चेहरे के तासुरात यकसर सर्द हुए, जबकि हाथ उसकी नाजुक गर्दन पर हरकत करने लगा। जरिश सांस रोके आंखें बंद कर गई। गुस्सा नहीं था उसके लम्स में, मगर बहराम ने रफ्ता रफ्ता इसकी गर्दन दबाना शुरू कर दी, यहां तक कि जरिश का सांस उखड़ने लगा। बेड पर हाथ मारती वो बिलखने लगी। खानम, हमारे पहलू में रहकर किसी और का ख्याल भी लाई तो अगली सांस को भी इतनी तकलीफ देंगे कि याद रखोगी। बहराम पंकारा। साईं, वो सिसकी और अपने कांपते हाथ उसके हाथ पर रखे। बहराम उसके थर थर कांपते वजूद से दूर हो। खड़ी हो, दफा हो यहां से। वो नफरत से बोला तो जरिश घुट घुट कर रो दी। ये उसकी इज्जत थी कि वो पल में उसे निकल जाने को कह देता था, वरना सारा सारा दिन खुद के पास कैद में रखता था। मगर इस वक्त जरिश को ये जिल्लत अपने आराम और सुकून का सबब लगी। वो अपना गाउन उठाती वहां से पल में गायब होती, ड्रेसिंग रूम में बंद हुई। बहराम ने तमस्सखुर से उसकी हरकत, उसकी उजलत को देखा। वो चेंज करके अभी बाहर जाती कि बहराम जो सोफे की पुश से टेक लगाए सेल फोन में मसरूफ था, उसके हिलते लबों और आंखों से मुसलसल बहते अश्क को नागवारी से देख रहा था। उसको टोक गया, सामने बिस्तर पर जाओ और 5 मिनट में सो जाओ, वरना छठा मिनट तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। वो शाने उचकाकर लापरवाही से बोला तो जरिश, जो अपनी मोड़े से मिलने के लिए बेताब थी, उसके हुक्म पर गहरा सांस लेती, आंसू पोंछती, बिस्तर में लेटकर करवट मोड़ गई। हाँ, वो सो जाना चाहती थी। अगर उसे कोई एक रात सुकून की मयस्सर आ ही गई थी, और फिर वो वाकई 5 मिनट में सो गई, जबकि बहराम एक नज़र उस पर डालकर टेरेस पर निकल आया। कल दस्तार उसके सर पर सज जाती और उसके बाद वो दाजी को बताता कि फैसले क्या है, होते क्या है। उसने सोचा और तादेर वहां खड़ा सिगरेट सुलगाता रहा।